तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये चैप्टर नंबर 10 है इसमें एडिशन में। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैन ओनली बी calculated in राइट ट्रायंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में ही कैलकुलेट करा जा सकता है। वैसा अगर कोई नॉर्मल ट्रायंगल दे रखा है तो उसमें इसको कैलकुलेट नहीं करा जा सकता। मतलब इसमें कम से कम एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। राइट ट्रायंगल्स में ही कैलकुलेट करा जा सकता है इसको, ठीक है। हाँ, वो मैं अभी ना प्रूव करके दिखाऊंगा उस चीज़ को। फिलहाल आप ये नोट करें कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ लिखिएगा लेट देयर बी a triangle ABC as shown. Let there be a triangle ABC as shown. लिखिएगा right angle at B. Let there be a triangle ABC as shown. Right angle at B. मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल जो है कहाँ पर बन रहा है, B पर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद राइट एंगल यहाँ पर B पर बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ये कहेंगे लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। जैसे आप देखिए आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करा था तो उसमें कोई भी अननोन वैल्यू होती थी ना, तो अननोन वैल्यू को आप मान लेते थे x मान लेते थे या y मान लेते थे, इस तरह से होता था। ऐसे ही जब अननोन एंगल होता है ना तो अननोन एंगल को हम थीटा मान लेते हैं या फाई मान लेते हैं, ठीक है। ये भी ग्रीक अल्फाबेट्स है। थीटा कैसे बनाया जाता है कि ऐसे जीरो बना दिया और जीरो के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज कॉल्ड थीटा। इसको बोलते हैं थीटा, थीटा। और ऐसे ही एक सर्कल ड्रॉ करा और बीच में से वर्टिकल लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं फाई, ठीक। तो ये अननोन वेरिएबल्स हैं। जब भी कभी अननोन एंगल्स निकाले जाते हैं ना तो उनको हम थीटा या फाई मान लेते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, आपका मन करे कि नहीं मेरे को तो एक्स और वाई ही मानना है तो एक्स और वाई मान लो, कुछ भी माना जा सकता है। जनरल ट्रेडिशन है थीटा मान लेते हैं, तो हमने कहा कि एंगल सी को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी, एक होता था राइट ट्रायंगल में एक चीज़ अप्लाई होती थी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, जैसे ये ट्रायंगल राइट एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है, और वही लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट ट्रायंगल। तो राइट एंगल कहाँ है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब तो आपने एक रिलेशन भी देखा होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो आपने करी ही होगी, ठीक है। अब जरा देखिएगा इस रिलेशन में ये जो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या इस रिलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा अगर मैं बी स्क्वायर को बाद में लिख दूँ और पी स्क्वायर को पहले लिख दूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको बेस बोलूँ और इसको परपेंडिकुलर बोलूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोले तो भी कोई फर्क नहीं, रिलेशन तो तब भी सेटिस्फाई होना ही है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर किसे लेना है और बेस किसे लेना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपसे एंगल कौन सा पूछा जाए। तो एंगल अगर हमको ये दे रखे हैं ना थीटा, तो थीटा के सामने वाला, जैसे 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ऐसे जो एंगल पूछा जा रहा है उसके ठीक सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, और एंगल के बराबर वाली एडजेसेंट वाली साइड उसको कहते हैं बेस। बेस ये, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसके अलावा किसी को बोला जा सकता था थीटा, तो हम ये कहते हैं ना, इसको अगर मान लीजिए एंगल ए के बारे में पूछते हैं तो एंगल ए के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, बराबर वाली साइड को बेस कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा क्योंकि वो तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स रहती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
कोई डिफरेंस नहीं है, वही जैसे ए और बी, सी और डी अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स करते हैं ना ABCD, ऐसे वो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा फाई साई, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे थीटा की जगह एक्स या वाई लेंगे कुछ नहीं एग्जाम करना, में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि मदर की एज इतनी है और सन की एज इतनी है, दोनों में रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन है दोनों की एजेस में। लेट द एज ऑफ मदर बी एक्स, लेट द एज ऑफ सन बी वाई। आपको इन दोनों को ए और बी लेना, मुझे नहीं लेना ये एक्स और वाई, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो जनरली ये चला आ रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है कि एक्स और वाई ले रहे हैं, आप पी और क्यू ले लो, एल और आर ले लो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो ये थीटा और फाई ले सकते हैं, बाकी आपको कुछ और लेना है कुछ और लेना, एक ही बात। आगे चलते हैं। अब हम ये कहेंगे देयर आर 6 देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला साइन थीटा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और होते हैं। चौथा वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, उसको बोल देते हैं कॉसेक थीटा। जैसे साइन थीटा होता है ना, ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि h अपॉन p। h अपॉन p इसी तरह से h अपॉन p है। अब जब ये h अपॉन p है तो मैं ये समझ गया कि ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। फिर पांचवा देखिएगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो जैसे ये b अपॉन h है तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, h अपॉन b। इसको आप क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से 6th है tan थीटा का रेसिप्रोकल, ये होता है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल b अपॉन p। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक बता दीजिए सभी को, क्लियर, ठीक है। ये सीधा सीधा लर्न ही करना है आपको। अब लर्न करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा को ऐसे भी लिखकर कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, S C और D, साइन कॉस tan, ये कर लिया। और यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी के तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही है कॉसेक। जो भी साइन की वैल्यू है, मान लो साइन की वैल्यू आ रही है 1/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कॉस की वैल्यू आ रही है √3/2, तो उसको पलट कर 2/√3 लिख देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो साइन कॉस और tan को ऐसे याद कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ऐसे कर लेते हैं। कोई कहता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। कोई ये कह देता पापा बियर पी लूँ, हाँ हाँ बेटा, कोई ऐसा भी करेगा, ये कैसे भी कर लो, ठीक है, कुछ भी। ये तीसरा वाला इसको अच्छा लगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसको कैसे भी करके याद करा जा सकता है, जैसा आपका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें इसने कुछ कराया है क्या, ये मैंने YouTube पे देखा था, शोभित निर्माण में मैंने कह रहा है पापा पीडीपी हूँ, शोभित निर्माण में मैंने देखा था। हाँ तो क्या हो गया, आगे क्या था, हाँ बेटा, अच्छा, कोई बियर पिला रहा है, कोई बीड़ी पिला रहा है, ठीक है, सही है। बताओ, रेशियोज है ये, रेशियोज है, स्टैंडर्ड रेशियोज है। अभी स्टैंडर्ड रेशियोज है, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये है क्या चीज़, वो देखते हैं क्या होता है कि इसको डिटेल में तो वैसे आप बाद में करेंगे। साइन जो है ना, साइन को कहा जाता है साइनसॉइड। साइनसॉइड जैसे जैसे हमने कहा कि ये क्या है, लाइन है, लाइन है, ये लाइन क्यों है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये लाइन है, इसलिए लाइन है, इसलिए इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये क्या है, ये सर्कल है, भाई इसको सर्कल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर्कल है तो सर्कल है। ऐसे ही कुछ नई शेप्स, कुछ नए डिज़ाइंस,
कुछ नई वेव्स आप आगे आगे धीरे धीरे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि इस जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन है यहाँ से मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो ये नीचे वाला वाई डैश है। तो यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे स्टार्ट हुई है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइनसॉइड। साइनसॉइड बोलते हैं, उसी की शॉर्ट फॉर्म ये साइन थीटा है। तो ये कहेंगे भी यहाँ पर एंगल काम हो रहा है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, उसको छोड़ दूँगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप 12th क्लास में करेंगे। अच्छा, अब इसी में अगर ये कहा जाए कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से ऐसी ये इसको बोलते हैं कोसाइनसॉइड। कोसाइनसॉइड, तो कोसाइनसॉइड को शॉर्ट में बोल देते हैं कॉस, ठीक है। अब बात करते हैं टैन की। टैन क्या, टेंजेंट। टेंजेंट हमको मालूम है कि किसी भी सर्कल पर अगर टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं। और कहीं का भी स्लोप निकालने के लिए भी टेंजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मान लो हमारा घर जो है या हमारी सोसाइटी जो है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, ठीक है। अब बंदा वहाँ पर सीढ़ी लगा कर तो चढ़ेगा नहीं कि नहीं मेरे को अपने घर पे जाना, पहले सीढ़ी लगा कर जाऊँगा, फिर आगे लिफ्ट तक जाऊँगा तब चढ़ूँगा। सीढ़ी लगा कर तो चढ़ेगा नहीं, तो वो क्या देखेगा, वो ये कहेगा स्लोप बनवा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो स्लोप कैसे बनता है भाई, ये हमारा हाउस है, ठीक है। और सड़क यहाँ पर है, सड़क से थोड़ा ऊंचा बना है, सड़क से थोड़ा ऊंचा बना है। अब हम कहीं गए थे, स्कूल गए थे, अब हम वापस आ गए अपने घर पर। और जनरली लोग क्या करते हैं ना, जो कॉलोनीज होती हैं उनमें क्या करते हैं, उनका घर थोड़ा ऊंचा ही बनाता है। आजकल बिल्डर्स भी जो हैं वो बिल्डिंग थोड़ी ऊंची बनाते हैं, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ साथ नई नई सड़कें बनती हैं, और जब सड़क बनती है तो सड़क से क्या होता है कि ग्राउंड का लेवल धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। तो वो ये सोच कर आगे की 50 साल 60 साल 100 साल बाद की सोच कर जो लोग हैं वो घर बनाते हैं थोड़े से ऊंचे, कि ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद सड़क यहाँ पर आ जाए और मेरा घर में जा रहा हूँ उतरते है ना, तो नीचे जा रहे हैं घर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़क जो है वो ऊपर होगी। अब ये इतना ऊंचा हो गया कि हम अपने घर पर वापस आए, अंदर से कह रहे हैं पापा जरा रस्सी फेंकना, मेरे को लटक के ऊपर आना है। अब हम ऊपर आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ये है स्लोप बनवा दो, है ना। अब साइकिल चढ़ानी है, ये खुद आना है, या बाइक चढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्लोप बनाना पड़ेगा। तो स्लोप बनाने के लिए हम एक मिस्त्री को पकड़ कर लेकर आए। हमने मिस्त्री से कहा अब रास्ते में, अब या तो उसको घर दिखा दें, बाबूजी टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, बता दीजिए क्या काम होना है। तो अभी वो स्लोप बनना, स्लोप कैसा स्लोप बनेगा, थोड़ा सा ना ऐसा बस, ऐसा कैसा, मतलब ये समझना तेरी हाइट जितना ऊंचा ना घर है मेरा, और मेरे को वहाँ तक चढ़ना है, ठीक है। अब वो कहेगा कि हाँ यार अब कुछ समझ में आ रहा है, अब कुछ समझ में आ रहा है। और बाबूजी ये जो इससे पहले आप ये कहते हैं ना थोड़ा ऐसा ऐसा, ये क्या है, ये मुझे नहीं आ रहा है समझ में, क्या है तो कि भाई तुम्हारी हाइट जितना ऊंचा। उसने कहा ठीक है, इतना सीमेंट ले आओ, इतनी ईंटें ले आओ, इतना रोड़ी ले आओ, इतना ये सब सामान उसने लिखवा दिया, और मैं आया शाम तक, आप पहुँचो, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि उसने क्या बता दिया, उसने हाइट बता दिया, उसको आइडिया लग गया। तो जब भी स्लोप की ज़रूरत होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है, कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको ना, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये भी नहीं बताएगा कोई, तो इसको ध्यान से सुनना। अगर कभी कोई कह दे या ऐसी बहस हो जाए क्लास में किसी बच्चे से, ये साइन है क्या, तो उसको कहते हैं बेटा ये वेव है, तो जाके दुनिया की कोई सी भी बुक पढ़ दे मैथ्स की, मिल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन थोड़ा ना खाक छाननी पड़ेगी उसके लिए, इसलिए ना बालों के साथ साथ ना इसने थोड़ा दिमाग भी कटवा लिया अपना, हरकत दिखा रहा उल्टी सीधी यहाँ बैठ सर नहीं, उसके आते हुए घुटने में चोट लग गई। हाँ, तो वो दिमाग वहाँ पहुँच गया। हाँ वही। अब सुनो जरा मेरी बात। तो क्या है कि जैसे ये घर है, तो हमको इस पर स्लोप बनवाना है, तो हम जब भी कभी किसी मिस्त्री को मेसन को बोलेंगे, हम उसको कहेंगे कि भाई देख इतनी तो हाइट है घर की, ठीक है, और ये जो स्लोप है ना, ये ऐसा मत बना दियो तो मैं बाइक लेकर आऊँ, मेरी बाइक जो है वो उड़ जाए और वो हाउस की छत पर ही टकरा जाए, तो ऐसा भी मत बना दियो भाई, ऐसा बनाइए कि मैं आराम से चढ़ जाऊँ उस पर। वो कहेगा हाँ तो ठीक है मैं बनाता हूँ उसको, तो उसने इस तरीके का बना दिया। तो इस तरीके पर ये इस तरह से ये नवा आता है, और ये ऐसे उस पर चढ़कर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे चढ़ेगा, उल्टे सीधे बनाता हुआ, है ना।
तो ये ऐसे आप चढ़ सकते हो उसको। तो इसके लिए मिस्त्री को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? मिस्त्री को ज़रूरत पड़ी एक तो इसकी ज़रूरत पड़ी बेस की, ठीक है, और एक इसकी ज़रूरत पड़ी किसकी? परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल होगा ही। 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा ये? क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा अरे है। नहीं, 90 डिग्री का एंगल क्यों वर्टिकल होगा? मतलब उसमें तो भाई घर तो सीधे ही बनते हैं, घर में टेढ़े थोड़ी बनते हैं। 30 डिग्री पर मेरा घर बना दो, अब पता चला घर यूँ टेढ़ा है ना, चल रहे हैं तो भी टेढ़े टेढ़े ही चल रहे हैं। क्यों जी? हमने घर ही थोड़ा टेढ़ा बनवाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, घर हमेशा सीधा ही खड़ा होगा, तो बिल्डिंग हमेशा सीधी ही खड़ी होगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं वापस बात करता हूँ। ये जो है दिस इज कॉल्ड स्लोप, और इस स्लोप को ही हम क्या बोल देते हैं? इस स्लोप को निकालने का ही तरीका होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा से मेरे को क्या पता चलता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मैं ना 6x6 के कमरे में रहता हूँ। क्या है उसकी डायमेंशन? लेंथ 6 फीट और जो ब्रेथ है वो भी 6 फीट। तो 6x6 फीट मतलब बस जाकर सेट हो जाता हूँ कमरे के अंदर, बस इतना छोटा सा कमरा है, ठीक है ना। 6 फीट बाई 6 फीट, और ये तो सेट भी नहीं होगा, तो 6 फुट से भी लंबा है, ये तो आएगा भी नहीं उसमें। तो इसलिए मुंबई ये सुनने में मिलता है जनरली। मुंबई में लोग 6x6 के कमरों में रहते हैं। बहुत लोग हैं जो यंगस्टर्स जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए या किसी और करियर वगैरह बनाने के लिए, तो वो इतने छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि जो ये रेशो है ना, जो ये रेशो है परपेंडिकुलर बाई बेस, इस रेशो से ही क्या बनता है? स्लोप बनता है। स्लोप इज कॉल्ड टेंजेंट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको। देखिएगा, जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बिठा दूँ, ये कहानी मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, जिसमें भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, वो रैशनल नंबर कहलाता है। ऊपर भी रैशनल नंबर, नीचे भी रैशनल नंबर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो p इंटू एच, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो b इंटू एच। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया? p अपॉन b, एंड p अपॉन b इज tan थीटा। तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर मेरे को साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है, तो मैं इस चक्कर में ये पढ़ूंगा कि परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा, अपने आप tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। सेम का उल्टा अगर करें, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे, तो आप खुद सोचिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करा तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इट इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा का भी रेसिप्रोकल करेंगे, वो क्या हो गया? 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है? और ठीक है, इतने रिलेशंस हमारे लिए बहुत है। हमने इसके क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करें, है ना, ट्रायंगल ABC। और इस चैप्टर में अभी जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आसान है। अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कि पहली बार में समझ में ढंग से नहीं आता, उसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। मैं करवा दूँगा उसके क्वेश्चंस, मार्क करवाऊँगा। लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस का हम सेट बनाएंगे। उतने क्वेश्चंस हमको 2 या 3 बार कर देखनी है प्रैक्टिस, ठीक है, तब जाकर वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि 10th का तभी कह रहे थे सर, ये वाला चैप्टर बाद में कराते हैं। क्या, ये वाला चैप्टर तभी बाद में कराना था सर। तो बाद ही तो है। सर तो चैप्टर कौन सा चैप्टर बच रहा है बताओ तो सही, बीच का कौन सा? इसके बचते हैं। हाँ, कौन सा वाला? वो तुम दोनों कह रहे हो, बताओ तो सही क्या कह रहे हो, अपनी बात तो बताओ मुझे। सर ये चाह रहा था सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए कह रहे हो? सरफेस एरिया अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा। ये सरफेस एरिया थोड़ा बाद में है चैप्टर, अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो बाद में कर लेना। आप लोग तो शायद वैसे भी कर चुके हो ना, मैं करवा दूंगा उसको, ढंग से करा दूँगा। जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं वो भी प्रैक्टिस कर लें, पहले ये कर लो।
हाँ जी, क्या करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हाँ हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आगे मतलब चलिए। इसमें दोनों वैल्यूज है ना sin थीटा cos थीटा की नहीं, उसकी वैल्यूज इसी में। अब पहले पहले देख लो, क्वेश्चंस देखो, आएगा इसमें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल का लेट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता देना कहीं का ना समझ में आया तो। If AB is equal to 12, if AB is equal to 12, comma AC is equal to 5, AC is equal to 5 and BC is equal to 13. And BC is equal to 13, comma find all the 6 trigonometric ratios of angle B. Find all the 6 trigonometric ratios of angle B। ठीक है, तो देखिएगा एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC और राइट एंगल एट A, मतलब उसमें जो राइट एंगल है ना 90 डिग्री का एंगल वो A पर बन रहा है। ठीक है, तो मैं इधर बना रहा हूँ A B और C। हाँ जी, बताइए। अगर हम A वहाँ से B ऊपर वाला ले कोई फर्क फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई, मैं बता रहा हूँ। हमने ए तो यहीं पर लेना है, दे रखा है राइट एंगल डेट। आपको बी और सी इधर देना है तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताऊँगा अभी कैसे। रुकिएगा, वो कह रहे हैं कि ए बी की वैल्यू 12 है, ए बी की वैल्यू 12 है, ठीक है, ए सी की वैल्यू 5 है, ए सी की वैल्यू 5 है और बी सी की वैल्यू दे रखी है 13। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। एंगल बी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, ये सब निकालने हैं। तो एंगल बी के निकालने हैं ना, तो हम एंगल बी को थीटा मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो हम ये कहेंगे लेट एंगल बी इज इक्वल टू थीटा। और सुनिएगा, अब सुनो बी और बी को कहाँ ले सकते हैं। अगर मैंने इसको एंगल बी को थीटा माना तो भाई इसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज और जो बराबर वाली साइड है ये क्या हो गई, ये हो गई बेस। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब आप सुनो कि अगर मान लो मेरे को ये दे रखा होता कि एंगल बी अगर मैं यहाँ पर ले लेता, ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पर आता तो ए सी 5 इधर बनता, तो तब भी मैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलता, तब भी वो 5 ही रहता। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर की शेप और पोजीशन से चेंज रहती है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो ना, मैं वो भी बना कर दिखा दूँगा। हमने ऐसे कर दिया, मैंने इधर बना कर दिखा दूँगा। एंगल ए इधर है और बी की जगह यहाँ पर मैंने सी ले लिया और यहाँ पर बी ले लिया, तो ए बी कितना 12, ये 12 हो गया और ए सी कितना है 5, ये 5 हो गया और ये तो 13 है ही। जब मेरे को एंगल बी को ही थीटा लेना है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अभी भी 5 है, अभी 5 और इसके बराबर वाली साइड क्या होगी, बेस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस हो ही रहेगा जो वैल्यू है 13 हाइपोटेन्यूज, तो वैसे ही फिक्स्ड है। ठीक है जी, क्लियर नहीं? ठीक है, अब देखिए मैंने एंगल बी को थीटा माना, जब एंगल बी को हमने थीटा मान लिया तो इसके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13 cos थीटा इस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या 12, हाइपोटेन्यूज 13, 12/13 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, 5/12 sin थीटा cos थीटा tan थीटा कितना हो गया। उसके बाद निकालेंगे cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल h/p, h/p ये क्या हो गया 13/5
और फिर आ गया sec थीटा हो गया h अपॉन b d अपॉन 12 और ऐसे cot थीटा इज b अपॉन p यानी कि 12 अपॉन 5 बस जी ना रेशो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो रेशो में ही छोड़ ठीक है ना। अच्छा जी इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जी एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2 में क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए triangle ABC right angled at A if AB is equal to 5 AB is equal to 5 AC is equal to 12 and BC is equal to 13 and BC is equal to 13 find sin B cos C and tan B। ठीक है तो ट्रायंगल बनाएंगे पहले तो ट्रायंगल आप देखिए ट्रायंगल ऐसे ही बन रहा है जैसा ये वाला बना था राइट ट्रायंगल उसमें भी क्या बोला था राइट एंगल एट ए यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं राइट एंगल एट ए। ट्रायंगल ए बी सी if AB is equal to 5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर नहीं सिर्फ 5 ही दे रखा है तो यूनिट नहीं दी और AC दे रखा है 12 ठीक है और BC दे रखा है 30 ये दिया है। फाइंड साइन B cos C एंड tan B तो अब क्या करिए जो ये B है मैं सीधा लिख रहा हूँ साइन B साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है। अभी कोई भी राइट ट्रायंगल है भाई उसमें हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहने वाला है कितना BC। अब सुनिएगा जब मैं साइन B की बात कर रहा हूँ मतलब मैं एंगल B ले रहा हूँ तो एंगल B के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूंगा AC हो गया 12 और BC क्या है 13 सही है समझ गए ठीक है। ये तो होगा साइन B के बाद आता है cos C अब निकालना है cos C तो भाई cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बारे में तो सोचना ही नहीं है वो तो BC cos C तो अब C को ले रहा हूँ मैं एंगल जब मैंने C को एंगल लिया तो इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज तो जो बराबर वाली साइड है वो बेस हो गई तो बेस क्या हो गया AC बोलिए समझ गए दोबारा बता दूँ मैं आपको भाई अब बोल रहे हैं जैसे यहाँ तो साइन B बोला था अब बोल रहे हैं cos C तो एंगल कौन सा लेना है C लेना है तो C के ठीक सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई तो C के बराबर वाली साइड बेस हो गई तो इसलिए बेस मैंने यहाँ पर AC क्लियर है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है
अब आ जाइए tan b पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब जरा संभल कर b, तो b ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बाजू वाला बेस, ठीक है, सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब AC बराबर वाला AD, तो AC अपॉन AD। 12/5 बोलो। सर हम डायरेक्ट 12/5 जी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी लिखोगे आप, और जो है इतना हाँ ठीक है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे पेपर में आते नहीं, अभी तो शुरुआत करी है मैंने, दूसरा एग्जाम है, ठीक है, धीरे धीरे बताऊँगा, तो डायरेक्ट करा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल 4 को भी छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 करवाऊँगा, ठीक है, एग्जाम्पल 5 करवाऊँगा। अब इसमें जो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुन लेना। एग्जाम्पल 5 नोट करें, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि ऐसा ही है, सिंपल से सीधा सीधा वैल्यूज डालनी है, आंसर नहीं है, कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, sin A is equal to 3/5, find cos A and tan A। Find cos A and tan A। अब सुन लीजिएगा, जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे उसमें हमको बता देते हैं कि ये ट्राइंगल है, राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, आपको इस एंगल का कॉस निकालना है, इस एंगल का साइन निकालना है। इस बार क्या है, इस बार ट्राइंगल नहीं दे रहे, इस बार एंगल सीधा दिया, साइन ए है मतलब एंगल, साइन ए दे रखा है 3/5। तो ये याद रखना, ये ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, और जैसे कभी भी कोई भी रेशो दे रखा होता है ना हमको, तो हम उसे किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमको अगर ये बता रखा है किसी भी क्वेश्चन में द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स आर इन द रेशो 2:3, तो हम ये कह देते हैं कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी 2x एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड भी 3x। हम ऐसे ही करते हैं ना, तो इसी तरह से अब मेरे को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, साइन A इज इक्वल टू 3/5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/5। ये जो P है, P को तो मैं मान लूँगा 3x, P को तो मानेंगे 3x, right? P is equal to 3x and H is equal to 5x। यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया? P की वैल्यू 3x और H की वैल्यू 5x। ये हमने x क्यों आ रहा है? बेस की वैल्यू 4 आएगी, हाँ बेस की वैल्यू 4 आएगी। हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ, बेस की वैल्यू 4 आएगी तो सही, लेकिन उसको आपको 4x लेना है, ठीक है। x क्यों माना है? x क्यों ले? हाँ बस 2 मिनट रुकिए। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि हमने अभी तक बचपन से लेकर अब तक जितने भी रेशो वाले क्वेश्चंस करे उनमें जब रेशो में दे रखी होती है कोई भी टर्म्स, तो उनको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं या k से मल्टीप्लाई कर देते हैं या y से मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए मैंने x से मल्टीप्लाई करा है, बताऊँगा अभी क्यों। आप यहाँ पर क्या करें, लिखेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, square plus b square is equal to x square, b square plus 3x का square is equal to 5x का square, b square plus 9x square is equal to 25x square, b square is equal to 25x square minus 9x square, b square is equal to 16x square। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4, x का स्क्वायर रूट 4x। और सुनिए क्या होता है कि हमें ना यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना होता है, तो रेशो जो है ना, रेशो जो है वो रेशो हमेशा जो है ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3/5 दे रखा है, तो अगर परपेंडिकुलर की लेंथ मान लीजिए
9 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। तो अगर मेरे से यहाँ पर साइन ए बोला जाएगा ना कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं 9/15 लिख कर नहीं छोड़ूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई 3 3 9 3 5 9, तो ये रेशो आया है। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वो रेशोज में नहीं लगाते। पाइथागोरस थ्योरम हम हमेशा लेंथ्स में लगाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर एक लेंथ होती है और ऐसे ही हाइपोटेन्यूज भी एक लेंथ होती है। तो इसलिए वो करने के लिए आप यहाँ पर ना x से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप x में मल्टीप्लाई जरूर करना, ठीक है। कई बार क्या है कि आपने सोचा कि नहीं मैं तो p को 3 ले लूँगा, h को 5 ले लूँगा, और आपने b निकाल लिया तो 4 आ गया। आधा नंबर टीचर काट लेगा इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद ना उसकी की बनकर आती है, की यानी कि सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की सारे टीचर्स को पढ़ाई जाती है। तो टीचर्स आर बाउंड कि जैसा उस की में कर रखा है आपको उसी के हिसाब से नंबर देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें x जरूर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि परपेंडिकुलर एक रेशो नहीं ले सकते हम परपेंडिकुलर की जगह, हम उसको लेंथ लेंगे। तो हमने कहा कि लेंथ 9 सेंटीमीटर थी, तो 9 सेंटीमीटर कैसे आया? इस 3 में 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ जाएगा। तो फिर जो ये 5 में भी 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 आएगा। तो एक कॉमन टर्म है जो दोनों रेशोज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमारे पास प्रॉपर वैल्यूज़ आती हैं। तो इसलिए किसी ना किसी कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, समझ गए? ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, गौरी, ओमराज, हेतल, वंशिका, नव्या। ठीक है, कुछ बोल रहे थे बताइए। ओमना, अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास पी एच और पी हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है हमसे कि कॉस ए निकालो और टैन ए निकालो। नहीं 3x अपॉन 5x नहीं आएगा, अब उसमें x से x काट होगी क्योंकि अब वो रेशो हो गई। वही तो मैं बता रहा हूँ, आप बिना x के फाइनल आंसर तो बिना x के ही निकलेगा, लेकिन जब आप वैल्यू लिखोगे ना यहाँ पर तो आपको ऐसे जैसे कि b अपॉन h हो गया, ये 4x, तो ये बेस की लेंथ होनी चाहिए, तो इसलिए 4x ले लिया। फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ होनी चाहिए, सीधा नहीं तो वही बता रहा हूँ, आप कर लोगे, टीचर नंबर दे देगा। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो मैं स्कूल का कह नहीं सकता, लेकिन बोर्ड का मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर 2.5 ही मिलेगा, ठीक है। और उसमें रीज़न जो है वो रीज़न भी लिखा हुआ आता है उस पर साफ साफ। आजकल 100 रुपये में स्क्रूटनी हो जाती है, और उसकी जो PDF है ना, वो PDF जो है वो आपके मोबाइल पर आ जाती है, व्हाट्सएप पर भेज देते हैं जब रिजल्ट आता है। तो उसमें वो साफ साफ उसमें रीज़न लिखा रहता है, तो नंबर यहाँ पर क्यों बटा, उस पर लिखा रहता है कि परपेंडिकुलर बेसिस एंड हाइपोटेन्यूज दे आर नॉट रेशियोज, दे आर लेंथ्स। जो साइन थीटा है वो रेशियो है, जो कॉस थीटा है वो रेशियो है। तो उसमें आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। रेशियो में अगर आप लिख रहे हैं ना 8/4, तो कोई कहेगा इसको सिंप्लीफाई करना, रेशियो थोड़ी है अभी। 8/4 आप उसको लिखोगे ना फिर 2/1 वो होगा ना रेशियो का। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पर x जरूर मेंशन कीजिए। अब कॉस ए क्या है, ये रेशियो है, अब आप इसको 4/5 लिखेंगे। इसी तरीके से लास्ट में है tan ए, तो tan ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3x और बेस कितना है 2x, x तो क्या ये हो गया 3/4, ठीक है। ठीक है जी, अब मोर और लेस अगले जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल नंबर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 करवा रहा हूँ सीधा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, ये ना राइट ट्रायंगल ABC। हाँ क्या बताइए। सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया वो फॉर्मूला बिना x के ही कर सकते हैं? नहीं बिना x के मत करना, आप x लेकर करना। बिना x के करोगे, मैंने पहले भी बताया कि अगर हम बिना x लेकर करेंगे ना तो वो सीधा सीधा रेशो कहलाएंगे, जबकि परपेंडिकुलर जो है वो रेशो नहीं है। ये P/H, ये 3/5, ये रेशो है उसका। परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकलेगी, उसको तो 3x ही बोलेंगे ना। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैसे निकलेगी, उसको 5x बोलेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, हो सकता है स्कूल में भी आपको टीचर ना सीधा सीधा ही कराता है, भाई मत करना, वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना।
ये ज़्यादा बेटर है तरीका। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एक नंबर की फाइट रहती है कि हमारा एक भी नंबर कम ना हो जाए। समझ गए नव्या? तो इसमें 3x करना, इसको 5x करना। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक लेंथ कहलाएगी। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये लेंथ बनेगी। आवाज़ आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस सर, समझ आ गया। ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। 8 में है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B right triangle ABC right angled at B, if sin A is equal to 3/5, if sin A is equal to 3/5, find all the 6 trigonometric ratios of angle C. Find all the 6 trigonometric ratios of angle C. ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक राइट ट्राइंगल ABC दे रखा है विच इज राइट एंगल एट B, मतलब 90 डिग्री वाला एंगल वो B पर बन रहा है। ठीक है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/5, तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाला जो है, ये A एंगल A है, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये बराबर वाली साइड हो जाएगी बेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा क्या करेंगे, साइन A is equal to perpendicular upon hypotenuse is equal to 3/5. So let P is equal to 3x and H is equal to 5x. It implies that सीधा लिख रहा हूँ मैं, B is equal to 4x. ठीक है, करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक, वही तो है, P की वैल्यू 3x, H की वैल्यू 5x, तो बेस वही आ जाएगा 4x आएगा। मैं दोबारा से करके नहीं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। अब इस क्वेश्चन को कराने की जो मेरा पर्पज़ है वो पर्पज़ क्या था। कई बार क्या है कि हमने जैसे ही निकाल लिया परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकल गया और भाई हो गया बस, अब मैं परपेंडिकुलर अब मैं सीधा सीधा सारे रेशो निकाल दूँ। तो ध्यान से देखिए, उन्होंने जो दिया है दैट इज साइन A और पूछ क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। ठीक है, तो जब एंगल C की बात कर रहे हैं तो भाई एंगल C के लिए यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल C। एंगल C के लिए ये जो बेस था ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर था, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल C के सामने वाली साइड अब बेस क्या लाएगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है, नहीं तो फॉर एंगल C हम ये कहेंगे कि P यानी कि परपेंडिकुलर विल बी एंगल C के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, मतलब AB। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये जो 4x हमने निकाला, ये 4x और ये P कितना था 3x और H कितना था 5x। तो एंगल C के केस में, एंगल C के केस में ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो P इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 4x, B इज इक्वल टू ये बराबर वाली साइड, ये P और B हटा रहा हूँ कंफ्यूजन हो जाएगा, एंगल C के सामने वाली साइड P और बराबर वाली साइड B यानी कि BC। कितना हो गया 3x और जो H है ये कितना हो जाएगा 5x, तो 5x ही रहेगा फिक्स, ये C 5x।
तो ये एंगल सी के लिए सारे के सारे रेशियोज हो गए, ठीक है। और अब आपके लिए बेहद आसान है, अब आप निकालते चले जाइए। यहाँ पर लिखिए साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 4x और h क्या है 5x। x से x कैंसिल आउट 4/5। ऐसे cos c ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा 3x/5x, ठीक है। छोड़ दो, बाकी कर लेंगे, बाकी हो जाएगा। tan c cot c सारी चीज़ें निकल जाएंगी, इसको छोड़ रहा हूँ फिर। उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। 9th भी छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 छोड़ इस वजह से रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना लगभग एक जैसे हैं, बहुत सारे दे रखे हैं क्वेश्चन, जरूरत नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, इफ cosec a इज इक्वल टू 2। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अभी भास्कर पहुँच रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 10 में है इफ cosec a इज इक्वल टू 2। cosec a इज इक्वल टू 2 comma find the value of1/tan A 1/tan प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A। sin A अपॉन 1 प्लस cos A, ठीक है। तो cosec A की वैल्यू 2 है, cosec A इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कितना दे रखा है 2/1। तो h इज इक्वल टू 2x एंड t इज इक्वल टू 1x। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम b² प्लस p² इज इक्वल टू x² t² प्लस 1x का स्क्वायर इज इक्वल टू h कितने हैं 2x का स्क्वायर। b² 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और x का स्क्वायर x² इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। b² कितना हो गया 4x² माइनस 1x²। b² इज इक्वल टू 3x²। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट क्या हो गया √3 और x² का स्क्वायर रूट हो गया x। तो b इज इक्वल टू √3x। तो हमारे पास h की वैल्यू, p की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। किसके लिए आई एंगल a के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोला कि एंगल a दे रखा हो और एंगल b पूछा जाए आपसे, नहीं। तो क्या है 1/tan है, यहाँ पर वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं जो चाहिए नहीं। तो tan a चाहिए, तो tan a कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1x अपॉन √3x, x से x कैंसिल, ये हो गया 1/√3। उसके बाद है sin a,
साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना 1x और हाइपोटेन्यूज 2x, 1x अपॉन 2x 1/2 हो गई। और मेरे को कॉस ए भी चाहिए, तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √3x और हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, x से x कर दिया तो ये हो गया √3/2। तो साइन ए कॉस ए टैन ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये पूछ क्या रहे हैं वो देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये पूछ रहे हैं 1/tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। 1/tan ए का मतलब क्या हो गया, tan ए का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 1/tan ए मतलब 1/√3 है। तो जब किसी का रेसिप्रोकल लेते हैं मतलब 1/tan ए है, रेसिप्रोकल लेंगे तो √3/1 बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस साइन ए कितना दे रखा है 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस ए कितना दे रखा है √3/2, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको 1/tan ए को मैंने लिख दिया 1/1/√3। तो 1/tan ए का मतलब क्या, tan ए का रेसिप्रोकल, tan ए कितना है 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा। तो मैं इस पूरे की जगह सीधा सीधा √3 लिखूँगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा ये भी याद रहे कि जब भी कभी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर का कुछ डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। और √3 आता है, √3/2 मतलब √3 आता है। यहाँ 1/2 है न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 2 बन जाए 2 प्लस √3/2। अब इसमें क्या होगा, ऊपर भी रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 1 × 2 तो न्यूमरेटर में आ गया और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2 × 2 प्लस √3 ये हो गया। अब क्या करिए, ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमने सोचा कि चलो ऐसे नहीं छोड़ के रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3 है ना, तो हमने क्या करा 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 माइनस √3 से ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा √3 प्लस न्यूमरेटर में 2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b यानी कि a² माइनस b², 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3 प्लस 2 माइनस √3 और अपॉन में 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, 4 माइनस 3 तो वैसे ही 1 होता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत होती नहीं। √3 प्लस 2 माइनस √3 से प्लस √3 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट हुआ इसमें सर वहाँ तक नहीं छोड़ सकते, नहीं रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है जी। बस इतना करिए, बाकी इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भेजूँगा, ठीक है, वो ट्राई करके आइएगा। गलत तो नहीं होता, पर क्या है कि डिनोमिनेटर जब भी कभी हम इरेशनल टर्म छोड़ते हैं तो वो नॉट डिफाइंड रहता है, तो इसलिए कहते हैं कि वो इसको कर लो, इसलिए कर लेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।